नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में। मैं हूं कवीन सचान और तर्कश में आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे मेहमान हैं वरुण भाटी, जो कि पैरालंपियन हैं और जिन्होंने रियो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जिद के आगे जीत है, ये बात सटीक बैठती है रियो पैरालंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले वरुण भाटी पर। हाई जंप को अपना जुनून बनाने वाले वरुण ने रियो पैरालंपिक में 1.86 मीटर जंप लगाकर देश को पहला पदक दिलाया और अपने इस अदम्य साहस से देश का नाम रोशन किया। 21 साल के एथलीट वरुण भाटी बचपन से ही पोलियो का शिकार हो गए थे। बावजूद इसके अपनी इस कमजोरी को ही सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उन्होंने अपने खेल करियर की शुरुआत बास्केटबॉल से की थी और कई बार मेडल भी हासिल किए, लेकिन निराशा तब हाथ लगी जब बाहर होने वाले मैचों में वरुण को शारीरिक अक्षमता के चलते खेलने से रोक दिया गया। उनके हौसले बुलंद थे और वरुण ने हार नहीं मानी और हाई जंप को अपना जुनून बना लिया। घंटों प्रैक्टिस, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण से वरुण एक के बाद एक मेडल जीतते चले गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के चलते वरुण भाटी ने जर्मनी में हुए जेपीसी चैंपियनशिप में रजत पदक पर कब्जा जमाया और दुबई आईपीसी गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया। और अब रियो पैरालंपिक में जीते गए इस मेडल के बाद वरुण भाटी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण, आप लोगों ने जिस तरीके से कमाल दिखाया है, बधाई हम सब की ओर से और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से ये सफ़र रहा, अगर मैं रियो की बात करूं, तैयारियों से लेकर और मेडल जीतने तक? देखिए, ये साल मेरा पूरा बाहर रहा है। मैं मार्च से लेकर अब तक कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, ट्रेनिंग पर रहा हूँ मैं पूरे साल। और एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के हारने के बाद वहाँ मेडल मेरा लूज़ हुआ। वहाँ हारने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग और भी थोड़ा सा उसमें सुधार किया है, ट्रेनिंग में सुधार किया है, अपना टाइम बढ़ाया है, ट्रेनिंग का शेड्यूल अपना चेंज किया है। तो वो जो पहले मेरी हाइट थी जो मैं क्लियर कर रहा था 173 और ये 186 का सफ़र बहुत ही पेशेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन के बाद यहाँ तक आया हूँ मैं। और मार्च में मैंने दुबई में अपना जो कॉम्पिटिशन्स खेला, वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं यूक्रेन में ट्रेनिंग की मैंने 2 महीने, उसके बाद फिर बर्लिन में कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। तो ये पूरा साल मेरा बाहर ही रहा है। और रियो में जो आपने कमाल दिखाया, मैं कहूँ एक इतिहास, क्योंकि जिन्होंने गोल्ड जीता वो भी भारतीय थे और अभी एक साथ पोडियम पर 2 भारतीय पहली बार दिख रहे थे। जी, हम दोनों रूममेट्स हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह हमने साथ रहे हैं। और हम रियो 1 महीने पहले पहुंच गए थे वहाँ पर जाकर हमने ट्रेनिंग की है, हम साथ रहे हैं, साथ ट्रेनिंग की है, साथ खाना खाया है, सब कुछ। और रियो में कॉम्पिटिशन्स के वक्त जब उस समय कॉम्पिटिशन चल रहा था तो हम 3 ही रह रहे थे, बचे थे तो वहाँ। तो हमने एक दूसरे का साथ दिया है बहुत वहाँ पर। कुछ उसकी गलती होती तो मैं उसको बताता कि आपने कहाँ गलती की है, आपको आगे जंप में कैसा करना है। मेरी गलती होती वो तो उसको बताता कि कहाँ पर गलती हुई है। और रियो के भी जब आपका इवेंट शुरू हुआ, उससे पहले जो मेन इवेंट था वो ख़त्म हुआ था, जहाँ पर भारत को बहुत निराशा हाथ लगी थी, बहुत ज़्यादा पदक नहीं आए थे और काफ़ी दबाव था खिलाड़ियों पर। क्या वो दबाव आप लोग भी महसूस कर रहे थे? वहाँ पर इसकी चर्चा हो रही थी खिलाड़ियों के बीच में? हाँ जी, बिल्कुल। अब देखिए, सिर्फ 119 खिलाड़ियों में से 2 मेडल आना, तो ये रेशियो बहुत ही वीक रेशियो है ये। और हमने वहाँ जाके जो देखा वो काफ़ी निराशाजनक था, ये जो परफॉर्मेंस थी। पर और काफ़ी हम पे दबाव था, क्योंकि हम एथलीट हम शुरू से ही अच्छे रहे हैं और हमारी वर्ल्ड रैंकिंग्स अच्छी रही हैं। इस साल की जो वर्ल्ड रैंकिंग्स थी, हम 3 एथलीट्स थे एक्चुअली। तो हम तीनों एथलीट्स की रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 रही थी इस साल। तो हम पे काफ़ी दबाव था इसका कि मेडल ज़रूरी था हमारे लिए ये भी। और जो इवेंट जिस पे आपको मिला और इसके साथ साथ आपके जो दूसरे भारतीय साथी उन्होंने गोल्ड हासिल किया, उस इवेंट के बारे में समझना चाहूँगा। कितने और लोग वहाँ पर थे दुनिया के दूसरे हिस्सों से, और आप लोगों का सफ़र जो था वो मेडल जीतने तक और पोडियम में पहुँचने तक, उसके बारे में? हाँ जी, वहाँ पर खिलाड़ी काफ़ी अच्छे थे। वो जो जिन्होंने अभी सिल्वर जीता वो यूएसए के ग्रीस हैं, वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं दोहा के, पिछले साल 2015 के वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। तो
वो काफ़ी अच्छे एथलीट हैं, और बाकी जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट थे उनसे भी मतलब काफ़ी प्रेशर था उनका भी कि वो कैसी परफॉर्मेंस चल रही है उनकी। और ये सफ़र काफ़ी पेशेंस भरा रहा है, मतलब बहुत पेशेंस रखनी पड़ी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि कभी कभी लगता है आपको जब आप हारते हो किसी कंपटीशन में तो यहाँ पर ही छोड़ दें या कि आगे नहीं करना है, आगे नहीं होगा। तो काफ़ी जिद करनी पड़ी इस मेडल के लिए। जिद करनी पड़ी, आपने तय कर रखा था नहीं इस बार तो पदक हासिल करूंगा। जी बिल्कुल, अगर हम ये बिल्कुल सोच के गए थे कि मेडल पक्का आएगा, मतलब 2 मेडल तो पक्के सोच के गए थे हम हाई जंप में, क्योंकि हमारी रैंकिंग चल रही थी वो की, और उम्मीद भी बहुत थी हमसे। आपका ये पहला ओलंपिक था? हाँ जी, ये पहला ओलंपिक। तो पहले ओलंपिक में ही जाकर पदक हासिल करना वरुण बहुत अपने आप में, महज 21 साल की उम्र में किस तरीके का दबाव, जब यहाँ से भारत से आप निकले रियो के लिए, कुछ खास लक्ष्य, आपने कहा कि पदक जीतना लक्ष्य था, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे होंगे कंडीशंस अलग होती हैं, कई बार अलग अलग जो खिलाड़ी होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, उनको लेकर एक चैलेंज बड़ा होता है, कई बार जो सुविधाएं मिल रही होती हैं या फिर क्योंकि आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल इवेंट होते हैं, वहाँ कुछ बदलाव होते हैं, उसका भी असर पड़ता होगा। जी देखिए, जो एथलीट्स थे उनका भी काफ़ी प्रेशर था, वो भी उन्होंने भी खूब मेहनत की थी, और वो सब पूरे ट्रेनिंग पे थे, वो अच्छी ट्रेनिंग पे थे सारे। वरुण, इस खेल में आप कैसे आए, क्योंकि इसके पहले आप अलग अलग खेलों में खेल रहे थे, बास्केटबॉल आपका पसंदीदा खेल हुआ करता था, 2-3 और अलग अलग खेल खेलते हैं, लेकिन हाई जंप ही फिर क्यों चुना आपने? देखिए, मुझे जो भी जितने भी जिसमें जंप इन्वॉल्व है वो सारे गेम पसंद है मुझे। मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैं बास्केटबॉल शुरू से खेलता आया हूँ, तो जिसमें भी जंप इन्वॉल्व है वो सारे गेम अच्छे लगते हैं मुझे। और अब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्टिकल जंप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि और उसमें जो जितने भी मूवमेंट हैं कुछ हाई जंप से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी मिलता जुलता है। अगर हाई जंप को देखें और बास्केटबॉल का गेम देखें तो अगर आप जैसे स्टेप्स लेते हो वो भी काफ़ी बास्केटबॉल से मिलते हैं। तो अब मैंने आपसे कहा कि जैसे कि जंप करना ज़्यादा पसंद है मुझे, और जो भी गेम इन्वॉल्व होते हैं जंप से वो पसंद है, तो शुरू तो हाई जंप ही एक ऐसा है जिसमें सिर्फ जंप इन्वॉल्व होती है। तो शुरू में ऐसा कुछ खास सोचा नहीं था कि मैंने कि, लेकिन आपने चूज़ किया कि टीम की बजाय इंडिविजुअल आप इवेंट पे जाना चाहें। हाँ जी, इंडिविजुअल ज़्यादा बेहतर है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी, आपका जो मेहनत होगी वो आपको दिखेगी सिर्फ, मतलब आप उसे दिखा सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि इस टीममेट की वजह से कमजोरी है, उसकी कमी के चलते आप, हाँ जी, आप हारे हो तो आपकी वजह से हारे हो, जीते हो तो भी आप अपनी वजह से जीते हो। तो वो हम मतलब ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि उस जो पहला मेरी उम्मीद थी वो कि सोचा नहीं था कि मैं जब हाई जंप करनी है या मेडल लाना है, वो मेरा सिर्फ तुक्का था, वो कह सकते हो। तो वो उसी तुक्के की वजह से मैंने हाई जंप यहाँ पर हाई जंप आपने चूज़ किया और उस इवेंट पे आपने पदक हासिल किया। पदक मिलने के बाद आमतौर पर लोगों को लगता है कि शायद बहुत आसानी है या वो है, लेकिन मैंने देखा कि कई लोगों से बातचीत की, ट्रेनिंग से लेकर और उस लेवल तक यानी नेशनल लेवल पर क्वालिफाई करना और फिर ओलंपिक के लिए चयन होना, ये जो सफ़र है, ये जो रास्ता है, ये कितना मुश्किल दिखता है। सब कहते हैं कि ये एक रात में आप ये बन गए हो, एक रात में आपको इतना सब कुछ मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बहुत काफ़ी मेहनत की है, हम पिछले 4-5 साल से इसी काम में जुटे हैं, और बाकी भी जितने एथलीट्स हैं ये उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर आप देखिए ट्रायल्स वगैरह में जितने भी नेशंस होते हैं उसमें कम से कम 50-100 खिलाड़ीज़ क्वालिफाई होते हैं, और उसमें से जो सिर्फ कोटा आता है, एक कोटा आता है इंडिया का, तो उसमें से सिर्फ इतने एथलीट जा सकते हैं। तो वो 19 सीटें के लिए अगर आप 50 लड़ रहे हैं तो वो 50 इंडिया के बेस्ट टॉप एथलीट्स थे। यानी अब ये करें कि अगर 200 दिव्यांग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन अगर कोटा आता है वो महज 15, 20, 25 सीटों का है, तो उस 200 में से फिर वो 25 तय किए जाएंगे, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ जी, अब देखिए आप वो 200 हैं, वो 200 इंडिया के बेस्ट एथलीट्स हैं, वो पैरा एथलीट्स हैं वो, तो उनमें से एक चूज़ करना, 9 बेस्ट 19 में आना, वो भी एक किसी चुनौती से कम नहीं है वो भी। तो आप ऐसे देखते हैं कि जो मेडल के ज़्यादा करीब है, जिसकी परफॉर्मेंस ट्रायल्स में, वो उनको चूज़ करते हैं फिर। और जो सिलेक्शन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर नहीं, सीधे नेशनल लेवल पर है? हाँ जी, आप किसी इवेंट में जाओगे, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन लेके आओगे पहले, तो उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को जो जिन्होंने भी A MQS और B MQS किया है,
उन्होंने वो ट्रायल्स के लिए एलिजिबल रहते हैं और फिर जो उनकी जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट आती है जो मेडल के करीब हैं वो से उन बेस्ट 90 जितने भी कोट आया है उसके हिसाब से चूज़ करते हैं वो। और उन्होंने जब मेडल तय हो गया, दो भारतीय एक साथ एक ही इवेंट पर, एक साथ पोडियम पर, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? और जो दोनों, क्योंकि आप दोस्त भी हैं, एक ही रूम शेयर कर रहे थे। जो फीलिंग काफ़ी अच्छी थी वो, ऐसे नहीं, मैं ऐसे बयान नहीं हो सकती वो, जब मैं बता भी नहीं पाऊंगा उस फीलिंग को। लेकिन दोनों की कोई खास योजना रहती कि नहीं कब्जा करना है इस बार दोनों को? हाँ जी, हम दोनों काफ़ी ऐसा मतलब आउट ऑफ फील्ड और इन फील्ड हम भाई रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा कॉम्पिटिटर है ये। तो हम दोनों का मतलब डाइनिंग हॉल में साथ जाना, ट्रेनिंग करने साथ जाना, अगर उसे कहीं जाना हो तो मैं साथ जाता हूँ उसके, तो हम साथ ही रहते हैं मतलब दोनों। और जो ट्रेनिंग आपने ली इस इवेंट से पहले, आप यूक्रेन आप बता रहे थे शायद, वहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली, कुछ और जगहों पर गए, वहाँ पर भी एक साथ आप लोग गए थे या कि अलग नहीं अलग? जी, वो मैं उसमें सिर्फ मैं ही गया था वो यूक्रेन में, वो नहीं थे तब साथ। तो बाहर की जो ट्रेनिंग है और जो देश में इस वक्त मैं कहूँ कि ट्रेनिंग खासकर आप जैसे लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए ट्रेनिंग मिलती है, पैराओलंपिक्स खेलने के वालों के लिए है, कितना फ़र्क है? या फिर ट्रेनिंग का लेवल दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग कहीं बराबर खड़े हैं, उनसे ज़्यादा आगे हैं या फिर पीछे हैं? जी देखिए, इस बार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो यहाँ की जिम वगैरह हैं, आप साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाओगे, वहाँ की जो जिम वगैरह है मैं समझता हूँ वो टॉप, वर्ल्ड की टॉप है, वो टॉप इक्विपमेंट है हमारे साई के पास। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो बाहर सिर्फ ये है कि थोड़े कोचेस डेडिकेटेड हैं, वो टाइम, उनको वो टाइम की वैल्यू पता है उन्हें। जो मेरे कोच है सत्यनारायण, वो भी काफ़ी डेडिकेटेड है हमको लेके, और हमारे साथ हमेशा रहे हैं वो। यूक्रेन में भी साथ थे वो मेरे। यूक्रेन में भी तो इतनी दिक्कत थी, खाने की इतनी दिक्कत थी, उन्होंने हमारे लिए रूम पे खाना बनाया है खुद। और वो साथ में अपने जैसे अचार होता है, मसाला जो कि बाहर इतना स्पाइसी नहीं मिलता है, तो वो घर से लेके आए थे हमारे लिए। उन्होंने मैस में जाके होटल की कैंटीन में जाके हमारे लिए खाना बनाया। तो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, फोकस रखते हैं हमको। उन्होंने हमको, जो हमारा इवेंट था 9 तक, हमको बहुत ज़्यादा फोकस रखा, कहीं इधर उधर खाना नहीं खिलाया, मतलब बंदिश रही कि आप क्या खाएंगे क्या नहीं हाँ जी, खाएंगे। यहाँ तक भी उन्होंने जब भी हमको बाहर भेजा तो कुछ पूरा ढक के भेजा कि आपको ठंडा लग जाए, मच्छर ना खाना, क्योंकि वहाँ अभी जी का वायरस का वो थोड़ा था। तो उन्होंने पूरे मॉस्किटो वगैरह सब मेरे को बिल्कुल एक मम्मी और पापा की तरह ध्यान रखा हो हमारा। बिल्कुल। वरुण, यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये खास बातचीत वरुण के साथ जारी रहेगी और समझेंगे कि असल में 21 साल के जीवन के सफर में उतार चढ़ाव आए, वो भी समझेंगे। और वरुण ने कब तय कर लिया कि दुनिया को दिखाना है कि विकलांगता या दिव्यांग जो हैं ये किसी से कम नहीं हैं, और किसका साथ मिला और कहां पर चुनौती। ब्रेक के उस पर। तो ब्रेक के बाद आप फिर से स्वागत है आप सबका, देख रहे हैं तर्कश। हमारे साथ हैं खास मेहमान वरुण भाटी, और वरुण ने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज हासिल किया उस पोडियम पर जहां पर एक साथ हाई जंप में 2 भारतीय मौजूद थे। वरुण, अब मैं आता हूं आपके स्कूल के दिनों में। आपको पोलियो हुआ, उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी बदली ज़रूर होगी आम बच्चों से, लेकिन आपने तय कब किया कि नहीं, इसके बावजूद आपको आगे बढ़ना है, खेलों की तरफ जाना है? कहाँ से आपकी प्रेरणा मिली? देखिए, मुझे पता भी नहीं है, मतलब मुझे जब होश में भी नहीं था जब मुझे पोलियो हुआ, 6 महीने का था तब मैं। तो ये स्कूल में मैं रहा हूँ, मैंने स्कूल है मेरा सेंट जोसेफ, वहाँ से मैंने 2003 से 2000 सेंट जोसेफ ग्रेटर में जी, तो वहाँ से मैंने 2003 से 2013 तक पढ़ाई की है। और बास्केटबॉल काफ़ी क्रेज है उस स्कूल में, बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं। और जब 9th में था, मैं 9th स्टैंडर्ड में, तब से मैंने लोगों को, बच्चों जो दूसरे खेलते थे उनको खेलते हुए देखा, और इसको मतलब देखने के बाद ही वो गेम स्पेक्टेकुलर गेम है बहुत ज़्यादा। और देखने के बाद में तो मैंने ट्राई किया, मैंने खेलना शुरू किया उस गेम को। लेकिन शुरुआत में दिक्कत नहीं आई आपको? शुरुआत नहीं, दिक्कत नहीं थी, ये ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। बास्केटबॉल सेकंड फास्टेस्ट गेम है, आप अप डाउन करना पड़ता है कोर्ट पे, तो उस तरह की फिजिक बनानी पड़ती है आपको, पर वो सब हैंडल हो गया, मतलब अप डाउन। वो
फिर जोनल्स कॉम्पिटिशन्स खेलने शुरू किए, तो शुरू में जो वहाँ के कोऑर्डिनेटर होते थे उसके, उन्होंने काफ़ी मना किया कि आप हमारे गेम में नहीं खेल सकते हो। इवन उन्होंने एक लेटर भी लिखवाया मुझसे कि ये आपको अगर कुछ होता है गेम खेलते वक्त या तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे। तो आप ये नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहे थे उस वक्त? हाँ जी। तो फिर मैंने वो उनको लेटर लिख के दिया कि अगर कुछ होता है मुझे या चोट वोट लगती है उस गेम के बीच तो उसके जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी उनको डर लग रहा था, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा था कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहे हैं और आपके साथ दिक्कत है क्योंकि आपको पोलियो, आपका एक पैर ठीक नहीं है? जी, मुझे दिक्कत मेरी यही है कि मुझे कॉमन रहना पसंद नहीं है शुरू से। भीड़ में रहना वो अलग ही फीलिंग होती है उसमें। वो तो कॉमन रहना पसंद नहीं है, जैसे आम लोग रहते हैं वो वैसे थिंकिंग भी नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव होना भी मुझे पसंद नहीं है और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहता हूँ मैं। तो पॉजिटिव माइंडेड पीपल हैं लोग हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करना पसंद है और उन्हीं के साथ रहना पसंद है ज़्यादा। तो स्कूल में ही आपने तय कर लिया कि आपको हाँ जी, सबसे अलग खड़ा होना है, दिखाना है जी। तो पहला जो ब्रेक था, यानी कि पहला इवेंट मैं कहूँ, उसके बारे में समझना चाहूँगा। जब आपने खेला हो और उसका सफलता मिली तब आपको हौसला बढ़ा होगा। जी देखिए, हाँ, जो भी पहला गेम था मेरा बास्केटबॉल का, वो आई गेस इतना ख़ास नहीं था। वो शुरुआत का गेम था वो तो, पर मैंने वो प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़ी क्योंकि गेम से प्यार था। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये गेम कहाँ तक ले जाएगा मुझे, पर प्रैक्टिस ट्रेनिंग करता हुआ प्रैक्टिस करती करना नहीं छोड़ा मैंने। और 5 बार फिर मैंने बास्केटबॉल में स्टेट्स खेला है, नॉर्मल लोगों में ही। और 5 बार आपने स्टेट खेला, वो भी नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कैटेगरी में? जी। और बहुत बार बेस्ट प्लेयर का भी अवार्ड मुझे दिया गया है। और फिर जब हाई जंप में आया तो हाई जंप में शुरुआत में तो काफ़ी ऐसे ही रहा कि मैं पीछे रहा शुरुआत में हाई जंप में भी, लेकिन 2012 के एक स्टेट्स में मैंने सबको एक तरफा कर दिया वो गेम। और एक नया हमारा जो स्कूल रिकॉर्ड होता है यूपी का, वो मैंने भी बनाया, जो कि मेरे भाई ने तोड़ा पिछली बार। मेरे ही भाई ने वो पिछले साल तोड़ दिया, मेरा रिकॉर्ड था वो। तो उस गेम में वो जो 2000 का मैंने स्टेट्स खेला था आगरा में और 2012 का जो खेला उसमें सब एक तरफा था। जो सेकंड था वो बहुत ही पीछे था मुझसे, जबकि मैं 2010 में मैं काफ़ी पीछे था उनसे। 2012 में आपने सबको पीछे छोड़ दिया और आपका फासला इतना ज़्यादा था कि आपको यकीन हो गया कि अब पदक दूर नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, वो साथ में जो थे वो पीछे छूट गए हैं। हाँ जी। ऐसे हालात में घर से किस तरीके का सहयोग मिला? घर में माता पिता, भाई बहन या फिर स्कूल में टीचर, सबसे ज़्यादा सपोर्ट और किस तरीके का सपोर्ट रहा? घर में मैं सबसे बड़ा अपने मम्मी अपने पापा का सबसे बड़ा उनमें उनका हूँ। तो अक्सर होता है कि जो बड़ा भाई जो बड़ा होता है उस पर सारी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं कि ये घर का ये काम है और भी बहुत सा, लेकिन मुझे मेरे परिवार ने उस सब काम से मुझे दूर रखा, उस प्रेशर से दूर रखा, ताकि मैं अपनी सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस कर सकूं। और अभी मैं जब रियो में था या कहीं बाहर खेलने जाता हूं कॉम्पिटिशन्स, तो बहुत कम कॉल करते हैं वो मुझे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और वो पता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पे हूँ। तो इतना ज़्यादा मुझे ये नहीं करते कि कुछ ऐसा बता दें कि इस पर प्रेशर आ जाए और ट्रेनिंग ना कर पाए। तो इन सब का ध्यान रखते हैं वो बहुत। और स्कूल में जब आपने शुरू किया तो वहाँ पर कोच या टीचर वगैरह मौजूद थे जिन्होंने सपोर्ट किया? और इस वक्त मैं कहूँ, क्योंकि कहा जाता है कि पैरालंपियन के लिए सबसे मुश्किल दौर ये है देश के अंदर कि यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेंड या स्किल्ड उस तरह के कोचेज़ नहीं हैं जिसकी ज़रूरत है। क्या वाकई आप ये महसूस करते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगा कि ऐसा, क्योंकि जब मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत सकता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें आपका भी पूरा वो होता है कि आपको मेहनत करनी है। अगर आप ये कह जाओगे कि कोच ये है, कोच पे डिपेंडेंट रहोगे, अब सबके पास नहीं होते हैं कोचेस। अब वो भी उन्होंने भी मेडल लिए हैं, तो हमारे कोच अच्छे हैं, तो मेडल उनकी वजह से भी हमारा मेडल आया। और सेंट जोसेफ्स में जिस स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इस चीज़ में। इनिशियली जब जो मैट होता है हाई जंप का, जब वो कहीं नहीं था तो उन्होंने सिर्फ खास मेरे लिए वो मंगवाया
मेरे लिए वो लाया गया, वो जो कि गौतम बुद्ध नगर में आई गेस कहीं भी नहीं है, जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कहीं भी नहीं है वो, तो वो खास कर मेरे लिए लाया गया। ऐसी इनिशिएटिव अगर स्कूल जो स्कूल गेम्स होते हैं, जो स्कूल लेवल का होता है, अगर ये इनिशिएटिव उस लेवल से दिखाए जाएँ तो और भी ज़्यादा एथलीट्स आ सकते हैं बाहर, मेडल मिल सकते हैं। जी। लेकिन देश में इस वक्त वरुण पैरालंपियन को लेकर या फिर मैं कहूँ कि दिव्यांगों को लेकर जो सुविधाएं हैं, क्या हम कहीं उन्हें नज़रअंदाज करते हैं? आप महसूस करते हैं क्योंकि आपके दुनिया के कई अलग अलग देशों में गए, वहाँ जो एक दिव्यांग को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो बस पे चढ़ने से लेकर ट्रेन में यात्रा करने को लेकर हो, या फिर एक नज़रिया जो होता है समाज का लोगों को देखने का, उसमें कोई फ़र्क आपको दिखता है देश में? जी नहीं, अगर आप एथलीट्स की बात करोगे तो जहाँ तक मैंने देखा है कि जितना इंडिया में ये मीडिया कवरेज ये सब हो रही है, इतना तो किसी देश में नहीं होता है। और जितना प्राइज़ मनी हमारी जो गवर्नमेंट हमको देती है वो किसी भी कंट्री में इतना नहीं देती है। तो ऐसा नहीं है कि हमको बढ़ावा नहीं मिल रहा है। अब आगे हर चीज़ की एक शुरुआत होती है, अब वो शुरुआत हो चुकी है, अब आगे आगे जो होगा अच्छा होगा वो। लेकिन एक बात समझ से परे दिखती है वरुण, अगर आप बताना चाहें, पैरालंपियन कहते हैं कि सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, सरकार ध्यान दे रही है, फंडिंग भी अच्छी हो रही है, आप लोग मेडल भी जीत रहे हैं, लेकिन जो आम खिलाड़ी हैं हमारे, जो ओलंपिक में गए थे, उनको मेडल नहीं मिलते। उनकी ओर से बातें आती हैं कि फ़ंड की कमी है, सुविधाएं नहीं हैं, कोचेज़ अच्छे नहीं हैं, सरकार ध्यान नहीं देती है। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? असल में सच्चाई क्या है? जी देखिए, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो ये छोटी छोटी बातों पे को अलग करना होगा। ये छोटी छोटी बातें, अगर आपके ट्रेनिंग में भी अगर अब आप कोई भी गेम हारते हो तो एक एक्सक्यूज़ देना पड़ता है आपको, तो मैं समझता हूँ वही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो सब। और अगर अब देखी जाए ये नहीं मिल रहा कि अगर आपको सच में ही अपने इंडिया के लिए मेडल लाना है तो आपको ये सब परे करने होंगे, क्योंकि फंड नहीं मिल रहा है आपको, ये नहीं मिल रहे हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनमें अगर ध्यान ना दे ज़्यादा और अपने ट्रेनिंग पे इतना ध्यान दे तो शायद ज़्यादा मेडल आए इंडिया के। ज़्यादा मेडल आएंगे। तो अब भविष्य को लेकर वरुण क्या योजनाएं हैं, क्या है इवेंट जिनकी अब तैयारी होगी, और आगे हम देखेंगे कि वरुण वहाँ पर ब्रॉन्ज के बाद जो अगली सीढ़ी है वहाँ पर चढ़ेंगे और गोल्ड के साथ वापस आएंगे? देखिए, जब तक मुझे इस ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं मिलता है, पैरालंपिक्स में, मेरा ये करियर ख़त्म नहीं होगा अभी। हाँ, तो अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं लंदन में, तो उसी की तैयारी अभी शुरू होंगी। फिर उसके बाद एशियन गेम्स हैं इंडोनेशिया में, फिर वो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स है 2020 में। यानी कि तय कर लिया है कि गोल्ड के पहले जो है आप रुकेंगे नहीं? करियर ख़त्म नहीं करना, बिना उसके अगर प्रोफाइल में अगर गोल्ड नहीं लगा तो ये करियर बेकार है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि एक पैरालंपियन के लिए कहा जाता है कि ट्रेनर के साथ साथ फिजिकल ट्रेनर, मेंटल ट्रेनिंग के लिए, इसके अलावा डाइट की बात होती है। कैसे ये सब कुछ चलता है आप लोगों का दिनचर्या? अगर मैं कहूँ सुबह से लेकर रात तक, बहुत मुश्किल या बहुत टफ या काफ़ी बिजी? जी देखिए, अगर आप किसी भी पैरा एथलीट को देखोगे तो अगर वो 2 घंटे मेहनत कर रहा है तो उसके लिए वो, दूसरों के लिए वो 4 घंटे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आप उस तरह का वेट नहीं उठा सकते हो, उस तरह का जो बीच में रेस्ट पीरियड होता है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और सुबह अगर आप किसी कैंप में हो तो सुबह की प्रैक्टिस होती है अलग 3 घंटे, फिर शाम की प्रैक्टिस 3 घंटे अलग होती है। तो कैंप में और डाइट वगैरह भी वहाँ पर सब अच्छा है। अगर आप साई में जाओगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि कैंप करवाती है, वहाँ की डाइट वगैरह वो सब बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा है उनका वो सब। और क्या ये आप कहना चाहेंगे कि रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय अगर मैं कहूँ, राज्यों के स्तर पर कहूँ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहूँ, जैसे कि आम खेलों के लिए अलग संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग और उसके बाद फिर गेम्स होते हैं ताकि अगले लेवल पर जा सके, पैरा गेम्स हैं, इसको लेकर भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसकी शायद कमी है? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं और बहुत टैलेंट है उस क्षेत्र में, बहुत टैलेंट है। और अगर आप ऐसे इवेंट करवाएंगे छोटे तो वो उसमें हिस्सा लेंगे, उनका टैलेंट खोजा जाएगा, तो वो बड़े लेवल पे आएंगे फिर वो। तो काफ़ी अगर छोटे ये इवेंट किए जाएं, छोटे कॉम्पिटिशन्स किए जाएं तो काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है इस पैरालंपिक मूवमेंट, और भी ज़्यादा एथलीट्स आ सकते हैं, और भी ज़्यादा फिर क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं उनके, और भी ज़्यादा एथलीट्स क्लासीफाइड हो सकते हैं, और उसी क्लासिफिकेशन के से उतना एक कोटा इंडिया के लिए आ सकता है। तो जितने
जितने एथलीट्स क्वालिफाई होते हैं किसी भी एक इवेंट में, उतना ही फिर कोटा उस कंट्री को दिया जाता है। उतना कोटा बढ़ता है या घटता है उसके आधार हाँ पर। जी, उसी के चलिए हिसाब से वरुण, होता आपने वक्त दिया और बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद जी। और एक बार शुभकामनाएं कि अगली बार जब मुलाकात होगी तो गोल्ड के साथ वरुण आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो तरकश के हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।